हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। आज हम देखेंगे लेसन 11 एंशियंट इंडिया एंड द वर्ल्ड। मतलब हमें इस लेसन में देखना है कि कैसे प्राचीन भारत और प्राचीन विश्व थे। मतलब प्राचीन वर्ल्ड में क्या हुआ करता था, प्राचीन इंडिया में क्या हुआ करता था, एंशियंट भारत, एंशियंट इंडिया, एंशियंट वर्ल्ड में क्या हुआ करता था, कैसे हुआ करते थे, वो सब हमें देखना है। तो इसमें दो टॉपिक हमें कवर करना है। फर्स्ट इज इंडिया एंड द कंट्री ऑफ द वेस्ट, मतलब भारत और पश्चिमी राष्ट्र या पश्चिमी देश, मतलब ऐसे देश जो कि वेस्ट डायरेक्शन में है। और सेकंड टॉपिक हमें कवर करना है इंडिया एंड द अदर कंट्रीज इन एशिया, मतलब एशिया कॉन्टिनेंट, जिस कॉन्टिनेंट में हमारा इंडिया है उस कॉन्टिनेंट में इंडिया और जो दूसरे कंट्रीज़ हैं एशिया महाद्वीप की, एशिया कॉन्टिनेंट की, उनके बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंडिया एंड कंट्रीज ऑफ वेस्ट। People of Harappan civilization had developed trade relation with the countries of the west। अब जो पीपल थे, जो लोग थे हरप्पन सिविलाइजेशन के, उन्होंने व्यापार का रिलेशन, व्यापार का व्यवहार वेस्ट के कंट्रीज के साथ, पश्चिमी राष्ट्रों के साथ स्टार्ट किया था। एवर सिंस देन इंडिया हैज़ हैड इकोनॉमिक एंड कल्चरल एक्सचेंज विद द आउटसाइड वर्ल्ड। और तब से ही, जब से ट्रेड रिलेशन स्टार्ट हुआ था, व्यापार का आदान प्रदान स्टार्ट हुआ था, तब से ही जो इकोनॉमिक, दैट इज अर्थशास्त्र, और कल्चरल एक्सचेंजेस होने लगे, सांस्कृतिक आदान प्रदान। मतलब वहाँ की अगर कोई चीज़ इंडिया वालों को अच्छी लगती है, लाइक उनके जो इकोनॉमिक में जो रूल्स है वो उन्हें अच्छे लगते हैं, तो वो अपने इधर अप्लाई करेंगे। या कोई ऐसा कल्चर जो उन्हें अच्छा लगता है, जो इंडियन पीपल्स को अच्छा लगता है वेस्टर्न एरिया में, तो वो उसे अपनाएंगे। और जो इंडिया का कल्चर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ को अच्छा लगता है, तो वो उन्हें अपनाएंगे। ऐसे ही एक्सचेंज होते गया था दूसरे वर्ल्ड से। बुद्धिज़्म हैड स्प्रेड टू अफगानिस्तान एंड टू मेनी कंट्रीज ऑफ सेंट्रल एशिया। अब जो बुद्धिज़्म है ना, जो बुद्ध धर्म है, वो कहाँ कहाँ, अफगानिस्तान में, और फिर सबसे पहले स्प्रेड हुआ अफगानिस्तान में, और फिर सेंट्रल एशिया के, मतलब जो हमारा कॉन्टिनेंट है एशिया, वहाँ के सेंट्रल एशिया जो पार्ट है हमारा, सेंट्रल एशिया में जो कंट्रीज आती है, उस कंट्रीज में बुद्धिज़्म फैला या स्प्रेड हुआ। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द ईरानियन एम्पायर इंडियाज कॉन्टेक्ट विद द वेस्टर्न वर्ल्ड इंक्रीज। अब जब ईरानियन एम्पायर हमारे इंडिया में था, मतलब ईरानीय साम्राज्य था, उस पीरियड, उस काल के दौरान जो कांटेक्ट था वेस्टर्न वर्ल्ड से, वो इंक्रीज होने लगा या बढ़ते चला गया, बढ़ता रहा। The Greek historian of that period grew more curious about India। अब जो ग्रीक हिस्टोरियन थे, जो ग्रीस के इतिहासकार थे उस पीरियड के, ईरानियन पीरियड के, उन्हें बहुत जिज्ञासा होती थी कि इंडिया कैसे होता होगा। लाइक वो और ज़्यादा इंडिया के बारे में जानने के लिए जिज्ञासु थे, और ज़्यादा इंडिया के बारे में लाइक डीप में स्टडी करना चाहते थे। देयर राइटिंग इंट्रोड्यूस इंडिया टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। और जो ग्रीक हिस्टोरियन है, उनके राइटिंग, उनके लेख ने जो वेस्टर्न वर्ल्ड था, जो पश्चिमी प्रांत था, उससे उसको इंट्रोड्यूस करवाया इंडिया से। तो जो ग्रीक हिस्टोरियंस थे, उनकी राइटिंग भी बहुत बहुमूल्य साधन बनती है वेस्टर्न वर्ल्ड से इंडिया को कनेक्ट करने के लिए। The route which were later used by Alexander were open for trade between India and the countries of the West। अब हमने देखा था अलेक्जेंडर ने आक्रमण किया था इंडिया पे, है ना। तो अब जो रूट से अलेक्जेंडर आया था, उसी रूट को ओपन कर दिया गया था ट्रेड, व्यापार के लिए, इंडिया और वेस्ट में जो दूसरे कंट्रीज है उनके लिए। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक आर्ट ऑफ स्कल्पचर, A new form of art emerged in India during the Kushana period। अब कुशाना पीरियड में ग्रीक स्कल्पचर से प्रभावित होकर डिफरेंट टाइप के मूर्ति कला, दैट इज स्कल्पचर आर्ट, ये उभरने लगे, इसके न्यू फॉर्म इमर्ज होने लगे। मतलब देखो, जो ग्रीक कल्चर है, ग्रीक का आर्ट है स्कल्पचर का,
उससे प्रभावित होकर इंडिया में भी नए नए फॉर्म आर्ट के उभरने लगे, निखरने लगे या इमर्ज होने लगे। इट इज कॉल्ड गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, और वो जहाँ पे सिखाया जाता है उसे कहा जाता था गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। इन द गांधार आर्ट स्कूल इमेजेस ऑफ गौतम बुद्ध वर मेनली कार्व्ड, और जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट है उसमें ज़्यादातर गौतम बुद्ध की इमेजेस कार्व की जाती थी, मतलब पत्थरों में गौतम बुद्ध का शेप उकेरा जाता था, गौतम बुद्ध के शेप के जैसे शेप बनाया जाता था बाय कार्विंग द स्टोन। कार्विंग मतलब स्टोन है उसे उकेरना, ठीक है, उकेरते हैं हम जिससे शेप बनता है ना। थोड़े से पत्थर की जो मिट्टी रहती है वो नीचे गिरती है और उससे शेप बनता है। तो मोस्ट ऑफ गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में जो इमेजेस थी गौतम बुद्ध की वो ज़्यादातर कार्व की जाती थी। एज दिस इमेजेस वर मोस्टली फाउंड इन गांधार रीजन ऑफ अफगानिस्तान, और ये जो इमेजेस है वो ज़्यादातर मिलती थी अफगानिस्तान के गांधार रीजन में। द स्टाइल इज कॉल्ड गांधार स्टाइल, और जो स्टाइल थी उसे क्या कहा जाता था, गांधार स्टाइल। सी स्टैचू ऑफ गौतम बुद्धा इन म्यूजियम ऑफ पेरिस। ये स्टैचू है गौतम बुद्धा के जो कि पेरिस के म्यूजियम में है, और ये किस स्टाइल में है, गांधार स्टाइल में है। गांधार स्टाइल मतलब सपोज ये हमारा स्टोन है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस स्टोन को उकेरेंगे, है ना। ये किसी एक इंस्ट्रूमेंट से इस स्टोन के ऊपर हम गड्ढा करेंगे और उसके थ्रू एक हम क्या बनाएंगे, शेप बनाएंगे, जिससे कोई एक पर्टिकुलर फिगर या पर्टिकुलर स्टैचू तैयार होगा। सपोज यहाँ पर गांधार स्टाइल में गौतम बुद्ध का स्टैचू है। The facial feature of statue made in this style are similar to those of Greek people. और उनके जो फेशियल स्ट्रक्चर थे, फेशियल फीचर्स थे, मतलब चेहरे की जो आकृति थी, चेहरे की जो विशेषताएं थी, वो इस तरीके से स्टाइल की गई थी जिस तरीके से ग्रीक पीपल की होती है, उससे थोड़ा सा सिमिलर। द अर्ली कॉइन दैट वर मिंटेड इन इंडिया वर ऑल्सो लाइक ग्रीक कॉइन, और सबसे पहले जो कॉइन बनी थी, सबसे पहला जो सिक्का बना था वो भी ग्रीक कॉइन मतलब ग्रीक के स्टाइल में ही बना था। फिर एक स्कल्पचर है गांधार स्टाइल ऑन अ स्तूपा एट हड्डा इन अफगानिस्तान, ग्रीक कॉस्ट्यूम, अम्फोरा एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। सो ये एक फिर से एक कार्व्ड इमेज है जो कि स्टोन पे कार्व की गई है, और ये कौन सी स्टाइल है, गांधार स्टाइल है। अराउंड द फर्स्ट और सेकेंड सेंचुरी, अब फर्स्ट या सेकेंड सेंचुरी में सी में जो ट्रेड है इंडिया और रोम का वो तेजी से बढ़ने लगा। द पोर्ट इन साउथ इंडिया ऑल्सो हैड अ लार्ज शेयर इन दिस ट्रेड, और जो साउथ इंडिया में बंदरगाह थे जहाँ पे जहाज आते थे और जहाँ से जहाज जाते थे, वो जो पोर्ट थे उनके थ्रू ये लार्ज शेयर ऑफ ट्रेड मतलब ज़्यादातर व्यापार उस पोर्ट के द्वारा हुआ करता था इंडिया और रोम के बीच में। Some article made of bronze were found in excavation at कोल्हापुर। अब कोल्हापुर में जब डिगिंग हुई, माइनिंग हुई, खुदाई हुई आर्कियोलॉजिकल रीजन में, तब हमें क्या मिले, कुछ सामान मिले जो कि किसके थे, ब्रॉन्ज के थे। They have been made in Rome, और वो ऐसा माना जाता था कि वो बने हैं रोम में। The excavation at Arikamedu in Tamil Nadu have also brought to light many article made in Rome। अब कुछ माइनिंग, कुछ खुदाई हुई थी, कुछ एक्सकेवेशन हुआ था तमिलनाडु के अरिकामेदु में, ठीक है, तमिलनाडु के अरिकामेदु में खुदाई हुई थी। तब पता चला था कि वहाँ पे जो आर्टिकल्स मिले हैं, वहाँ पे जो चीज़ें मिली है वो भी रोम में बनी हुई थी। बोथ दिस प्लेसेस वर इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड रोम, और ये जो प्लेसेस थी ये कौन सी, कोल्हापुर और अरिकामेदु जो कि तमिलनाडु में है, ये दोनों भी प्लेस को कैसा माना जाता था कि ये सेंटर है, इम्पोर्टेंट सेंटर है किसका, व्यापार का, महत्वपूर्ण केंद्र है व्यापार का, किनके बीच, इंडिया और रोम के बीच।
Many such trade center are mentioned in the literature of those time. बहुत सारे ऐसे सेंटर्स थे जो कि मेंशन किए गए थे उस समय के, उस काल के साहित्यों में. द गोल्ड कॉइन ऑफ अ रोमन एम्पेयर, ये रोमन एम्पेयर का गोल्ड कॉइन है. अगस्टस, जो कि मिला था हमें अरिकमेंदु, गुजरात में, तमिलनाडु में. अरिकमेंदु कहाँ है? तमिलनाडु में. दिस इज द मैप, इंडिया एंड एशिया ट्रेड रूट्स. ये क्या है? ट्रेड रूट है. ये अफगानिस्तान टू देयर, ये इजिप्ट से इंडिया, इजिप्ट से, है ना, यहाँ पे. देन ये सी रूट है ना. ये सारे क्या है? सी रूट्स है. अलेक्जेंडर वॉज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट. अलेक्जेंड्रिया वॉज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट इन इजिप्ट. अब हमने इंडिया का देखा, साउथ इंडिया में जो पोर्ट है वो इम्पॉर्टेंट था फॉर ट्रेड. बट अब जो इजिप्ट है उसका जो इम्पॉर्टेंट पोर्ट था वो था अलेक्जेंड्रिया. द अरब मर्चेंट कैरी इंडियन गुड्स टू अलेक्जेंड्रिया. अब जो अरब के व्यापारी थे वो भारतीय सामान को अलेक्जेंड्रिया तक पहुंचाते थे. फ्रॉम देयर दे वर सेंट टू द कंट्रीज इन यूरोप. और फिर वहां से जो अलेक्जेंड्रिया पोर्ट था इजिप्ट का, वहां से फिर जो गुड्स थे वो यूरोप तक पहुंचाया जाता था. बिसाइड इंडियन गुड्स, इंडियन गुड्स के अलावा जो अरब थे, द अरब ऑल्सो कन्वे इंडियन फिलोसॉफी एंड साइंस टू यूरोप. अब गुड्स तो वो पहुंचाते ही थे. गुड्स मतलब अच्छा वाला गुड नहीं, गुड्स मतलब सामान, चीजें. इंडियन चीजें तो वो पहुंचाते ही थे, बट उसके साथ साथ अरब के लोग इंडियन फिलोसॉफी, भारतीय फिलोसॉफी और साइंस मतलब विज्ञान भी पहुंचाया करते थे यूरोप तक. द कंसेप्ट ऑफ जीरो इज वन ऑफ द इंडियाज मेजर कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड. और जो जीरो का कंसेप्ट है ये इंडिया का सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन है पूरे वर्ल्ड में. इट वॉज द अरब हु इंट्रोड्यूस दिस इंडियन कंसेप्ट टू यूरोप. और ये कौन थे? अरब थे. ये कंट्रीब्यूशन पूरे वर्ल्ड को तो दिया इंडिया ने, है ना. जीरो का कंट्रीब्यूशन पूरे वर्ल्ड को तो दिया इंडिया ने, बट उसे वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस करवाए, उसे उस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाए अरब ने यूरोप से. ठीक है. नाउ नेक्स्ट 11.2 इंडिया एंड अदर कंट्रीज इन एशिया. अब हम देखते हैं भारत और एशिया की दूसरी देशों के बारे में, दूसरे राष्ट्रों के बारे में. मेनी कंट्रीज इन एशिया वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडियन कल्चर ऑफ दोस टाइम. अब बहुत सारी कंट्रीज थी एशिया की जो प्रभावित हुई थी भारतीय कल्चर से उस समय में. श्रीलंका. King Ashoka had sent his son Mahendra and daughter संघमित्र to श्रीलंका to spread Buddhism. अब जो किंग अशोका थे उन्होंने अपने सन, अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्र को श्रीलंका भेजा था ताकि वो बुद्धिज्म का प्रचार कर सके. Their names are mentioned in the Buddhist text महावस्म written in श्रीलंका. और इनका नेम कि कौन सा? महेंद्र और संघमित्र, ये दोनों का नेम मेंशन है महावमस जो कि एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो कि लिखा है श्रीलंका के द्वारा. उसमें संघमित्र कैरीड अ ब्रांच ऑफ बोधि ट्री विथ हर. जो संघमित्र थी, जो अशोका की बेटी थी, उन्होंने बोधि ट्री, दैट इज बोधि ट्री हम किसे कहते हैं? पीपल के ट्री को. क्यों कहते हैं? क्योंकि पीपल के ट्री के नीचे ही उन्हें क्या मिली थी? बौद्धि मिली थी, एनलाइटमेंट मिली थी. किसे? गौतम बुद्ध को. इसलिए उस ट्री को बौद्धि ट्री भी कहा जाता है. तो संघमित्र ने एक ब्रांच अपने साथ कैरी की थी बौद्धि ट्री की. द श्रीलंकन ट्रेडिशन बिलीव दैट द बोधि ट्री एट अनुराधपुर इन श्रीलंका हैज ग्रोन फ्रॉम द सेम ब्रांच. और ऐसा माना जाता है कि जो श्रीलंका में जो अनुराधपुर है, श्रीलंकन ट्रेडिशन में ऐसा माना जाता है कि जो श्रीलंका में अनुराधपुर है, वहाँ पे जो बौद्धि ट्री है या वहाँ पे जो पीपल का ट्री है वो ग्रो हुआ है उसी सेम ब्रांच से जो ब्रांच संघमित्रा ने अपने साथ कैरी की थी. There was a great demand in India for Sri Lankan pearl and other precious stone. अब
श्रीलंकन जो मोती है और जो दूसरे बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सुंदर, बहुत ही वैल्यूएबल स्टोन्स है, उनकी डिमांड इंडिया में बहुत ज़्यादा थी। इन द 5th century CE, King Kashyap had cave dug out at a place called Sigiriya. अब 5th century में किंग कश्यप जो थे उन्होंने एक केव बनाई थी, लाइक ये माउंटेन है तो यहाँ पे एक गुफा को डिग किया था, गुफा की खुदाई की थी। किस प्लेस में? सिगिरिया। द वॉल पेंटिंग इन दिस केव बियर अ रिसेम्बलेंस टू द पेंटिंग इन अजंता केव। और इस केव में, इस गुफा में जो वॉल पेंटिंग है, जो दीवार पे उकारी गई पेंटिंग है, जो दीवार पे बनाई गई चित्रकला है, वो सिमिलर, लाइक कुछ सिमिलैरिटी दर्शाती है, कुछ सिमिलैरिटी दिखाती है अजंता केव के पेंटिंग के साथ। द श्रीलंकन बुद्धिस्ट वर्क दीपावंसा एंड महावंसा प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लोज रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। अब जो श्रीलंकन बुद्धिस्ट है उनका वर्क हमें दिखता है दीपावंश और महावंश में, जो कि इंफॉर्मेशन, जो कि जानकारी हमें देता है इंडिया और श्रीलंका के क्लोज रिलेशनशिप के बारे में। दे आर रिटन इन द पाली लैंग्वेज, और वो कौन से लैंग्वेज में लिखा गया था? पाली लैंग्वेज में। दिस इज द सिगिरिया केव, जो कि अजंता एरोला के केव से कुछ सिमिलैरिटी दिखाती है। चाइना एंड अदर कंट्रीज। Right from the ancient time, India and China had established trade and cultural relations. अब एंशियंट टाइम से ही जो इंडिया, भारत और चीन है, इन्होंने व्यापार और कल्चरल रिलेशन एस्टेब्लिश किए थे। एम्पेरर हर्षवर्धन हैड इवन सेंट एन एम्बेसडर टू द चाइनीज कोर्ट, और जो एम्पेरर हर्षवर्धन थे उन्होंने राजदूत भी भेजा था चाइनीज कोर्ट में। Chinese silk was known as चिनशुका। चाइना की जो सिल्क थी उसे चिनशुक के बारे में, उसके नाम से जाना जाता था। एंड वॉज इन अ ग्रेट डिमांड इन इंडिया, जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा डिमांड में थी। मर्चेंट इन एंशियंट इंडिया सप्लाई चाइनीज सिल्क टू द वेस्टर्न कंट्रीज। अब जो व्यापारी थे प्राचीन भारत में, इंडिया में, वो चाइनीज सिल्क को सप्लाई करते थे वेस्टर्न कंट्रीज में। द लैंड रूट बाय विच द सिल्क ट्रेड वॉज कैरीड ऑन वॉज कॉल्ड द सिल्क रूट। अब जो लैंड रूट थे जिससे सिल्क ट्रेड हुआ करती थी, वो जिस रूट से सिल्क ट्रेड हुआ करती थी उस रूट को हम सिल्क रूट कहते थे। मतलब उस जमाने, उस पीरियड के जो लोग थे उस रूट को सिल्क रूट कहा करते थे। Some ancient places in India were connected to this route, और कुछ ancient places, कुछ प्राचीन जगह थी जो इस रूट से कनेक्टेड थी। नाला सोपारा नियर मुंबई इन महाराष्ट्र वॉज वन सच प्लेस, और उनमें से एक प्लेस थी नाला सोपारा जो सिल्क रूट से कनेक्टेड थी, जो कि है मुंबई महाराष्ट्र में। The Chinese Buddhist Bhikkhu Fa Hin and Yuanchong also came to India through the Silk Route, और जो चाइनीज बुद्धिस्ट भिक्खुस थे जो कि ट्रैवलर थे, दैट इज फा हिन एंड युआनचोंग, वो इसी सिल्क रूट से हमारे देश में आए थे। इन द 1st century CE, द मिंग एम्पेरर ऑफ चाइना इनवाइटेड द बुद्धिस्ट भिक्खु धर्मरक्षक एंड कश्यप मंतक टू चाइना। अब 1st century CE में जो एम्पेरर थे, जो सम्राट थे चाइना के, जिनका नाम मिंग था, उन्होंने बुद्धिस्ट भिक्खु को अपने यहाँ चाइना में आमंत्रित किया था। और वो बुद्धिस्ट भिक्खु कौन थे? धर्मरक्षक एंड कश्यप मंतक। इनको कहाँ बुलाया था? चाइना में। द भिक्खुस ट्रांसलेटेड मेनी इंडियन बुद्धिस्ट टेक्स्ट इनटू चाइनीज लैंग्वेज, और ये भिक्खुस ने बहुत सारे इंडियन बुद्धिस्ट टेक्स्ट को कन्वर्ट या ट्रांसलेट किया था चाइनीज लैंग्वेज में। दिस गेव इम्पेटस टू स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म इन चाइना, और इसने बूस्ट किया, इसने गति बढ़ाई बुद्धिज्म के स्प्रेड की चाइना में।
और चाइना में स्प्रेड होने के बाद फिर बुद्धिज्म जापान, कोरिया और वियतनाम में भी स्प्रेड हुआ। नेक्स्ट, कंट्रीज इन साउथ ईस्ट एशिया। अब हम देखते हैं साउथ ईस्ट एशिया में कंट्रीज कैसी थी। The ancient kingdom of Funan in Cambodia was established in the 1st century CE. अब जो प्राचीन राज्य था कंबोडिया में फुनान का, वो 1st century CE में established हुआ था। Evidence is available from Chinese tradition that an Indian named Kauंडिन्य established it. और जो एविडेंस, जो प्रूफ, जो पुरावा, जो सबूत अवेलेबल होता है वो होता है चाइनीज ट्रेडिशन में। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे कंबोडिया में जो फुनान है वहाँ पे एंशियंट किंगडम था और वो किंगडम एस्टेब्लिश या स्थापित किया था एक भारतीय ने जिसका नाम था कौंडिन्य। ये हमें एविडेंस कहाँ मिलता है? चाइनीज परंपराओं में, चाइनीज कल्चर में, चाइनीज ट्रेडिशंस में। पीपल ऑफ फुनान न्यू द संस्कृत लैंग्वेज, और जो फुनान के लोग थे उन्हें संस्कृत लैंग्वेज आती थी। A stone inscription of that period it still exists in existence. अब जो शिलालेख था उस पीरियड का वो अब तक एग्जिस्ट करता है, वो अब तक अस्तित्व में है। It is in संस्कृत, और ये संस्कृत लैंग्वेज में है। In many other countries of Southeast Asia too, small kingdom established by people of Indian origin and emerged. अब बहुत सारे दूसरे कंट्रीज में जो साउथ ईस्ट एशिया की थी वहाँ पे भी छोटे छोटे किंगडम एस्टेब्लिश हुए थे इंडियन पीपल के द्वारा। मतलब एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के जो छोटे छोटे किंगडम्स है वहाँ पे इंडियन ओरिजिन के पीपल के द्वारा ही एस्टेब्लिश हुए थे, उभरे थे। दिस किंगडम हेल्प टू स्प्रेड इंडियन कल्चर इन साउथ ईस्ट एशिया। और ये जो राज्य है, ये जो किंगडम है, इन्होंने हेल्प किया था इंडियन कल्चर को साउथ ईस्ट एशिया में स्प्रेड करने के लिए, फैलाने के लिए। इंडियन कल्चर हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन द आर्ट एंड कल्चरल लाइफ ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। अब जो साउथ ईस्ट एशिया की आर्ट और कल्चरल लाइफ है वहाँ पे इंडियन कल्चर ने बहुत ज़्यादा प्रभाव छोड़ा है, बहुत डीप इम्पैक्ट हुआ है उन्हें। डांस, ड्रामाज बेस्ड ऑन स्टोरी फ्रॉम टू इंडियन एपिक्स रामायण एंड महाभारत आर पॉपुलर इन इंडोनेशिया इवन टुडे। अगर हम देखें तो अब तक डांस ड्रामा उन पे बेस्ड है जो हमारे इंडिया के दो महाकाव्य, महारचना है रामायण और महाभारत, और वो अब तक इंडोनेशिया में पॉपुलर है। दिस इन्फ्लुएंस कंटिन्यू टू इंक्रीज ओवर ईयर, और ये जो प्रभाव था ये हर साल बढ़ता जा रहा था। इन एंशियंट पीरियड द बुद्धिस्ट रिलीजन स्प्रेड टू म्यांमार। प्राचीन काल में जो बुद्धिस्ट रिलीजन है, बुद्धिस्ट धर्म है, वो म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, यहाँ पे भी क्या हुआ? म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया में भी स्प्रेड हुआ। इन द लेटर ईयर टेम्पल्स ऑफ लॉर्ड शिवा एंड विष्णु वर आल्सो बिल्ड देयर। और बाद में कुछ सालों बाद लॉर्ड शिवा के टेम्पल्स थे वो भी वहाँ पे बिल्ड होने लगे, विष्णु के टेम्पल्स थे वो भी वहाँ पे बिल्ड होने लगे। मतलब हिंदू धर्म भी वहाँ पे स्प्रेड होने लगा। This year we have reviewed Indian history from 3000 BCE to 8th century CE. Next year we will study the history of India from the 9th century CE to the 18th century CE. The history of this period is known as medieval history. अब देखो हमने इस साल एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, प्राचीन इतिहास पढ़ा जो कि 3000 BCE से 8th century CE तक था। नेक्स्ट ईयर हम 9th century CE से 18th century CE तक इतिहास पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, और इस हिस्ट्री को हम बोलते हैं मेडिवल हिस्ट्री। तो देखो यहाँ पे हमारा लेसन होता है कंप्लीट, साथ में हिस्ट्री का सिलेबस जो है वो भी होता है कंप्लीट। अब हम सिविक्स का सिलेबस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके पहले के लेक्चर्स अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो वो जाकर देख सकता है। फिर हम इसके बाद से क्या करेंगे? सिविक्स का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। बट सिविक्स के सिलेबस स्टार्ट करने से पहले इसके जो कुछ क्वेश्चन आंसर्स है वो हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में वो सॉल्व कर लेंगे, फिर उसके बाद हम सिविक्स का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि जब भी न्यू लेक्चर अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ओके। और अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक करो,
शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और कोई डाउट है तो कमेंट में आप पूछ सकते हो, विल रिप्लाई। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।